ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। अभी तक हम लोग ये देखे कि चंपारण में स्थायी बंदोबस्त हो चुका था। दिस एरिया वॉज परमानेंटली सेटल्ड। और जो जमींदार थे, चूंकि स्थायी बंदोबस्त था, तो जमींदार के बाद उनके पुत्र और उनके भी पुत्र जो है यहाँ पे अपना वो रियासत संभालते थे। ये जमींदार लीज पे, सट्टा पे, एक लीज होल्डर, पट्टाधारी, अस्थाई पट्टाधारी बनाए। ये अस्थाई पट्टाधारी या लीज होल्डर्स जो टेम्पररी थे, शुरू में भारतीय भी थे और यूरोपियन भी थे। लेकिन बेतिया महाराज चूंकि इतने ज़्यादा ऋण के जाल में फंसे हुए, तो नगद अग्रिम के लालच में और हाई रेंट के लालच में ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन ठेकेदारों को पट्टा देना चालू कर दिए। हद तो तब हुआ कि अग्रिम नगद मिलने के बावजूद बेतिया के महाराज इतने ज़्यादा ऋण के गहराई में डूब चुके थे कि उनको और पैसे की जरूरत हुई। और यहाँ पे एक नया सिस्टम वो निकाले जिसका नाम है मुकरारी सिस्टम या मुकराई सिस्टम, आप जैसे भी चाहें प्रोनाउंस कर सके, मुकराई प्रणाली या मुकराई सिस्टम। 1888 में, 1888 में, 1888 में और 1889 में, इन दोनों वर्ष में करीब 14 फैक्ट्री को, 14 कारखाना को मुकराई अधिकार दे दिया गया। ये मुकराई अधिकार है क्या? ये मुकराई अधिकार, ये जो ठेकेदार थे जिनको कि अस्थाई लीज मिला था, अस्थाई पट्टा मिला था, अब हो गया वो परमानेंट। मतलब कि ये जो यूरोपीय जो ठेकेदार यहाँ पे आए थे अस्थाई रूप में, अब वहाँ के स्थायी हो गए और वो प्रणाली भी अब स्थायी हो गया। मतलब उनके पुत्रों को भी, उनके वंशज को भी ये मिलना चालू हो गया। इससे नील संघ, ये लोग क्या थे? बेसिकली ये लोग नील कल्टीवेटर्स थे, नील का फसल उगाते थे। दे वर इंडिगो ग्रोअर्स, कल्टीवेटर्स। और इससे नील संकट और गहरा गया। क्यों गहराया? क्योंकि जहां उनको मुकराई सिस्टम मिला, जहां उनको ये मुकराई प्रणाली मिला, ये बात चले गई कोर्ट ऑफ वार्ड्स में। कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या है कि आपके परमानेंट स्थायी रूप को मान्यता मिल गया और आपके बच्चों को भी ये अधिकार मिल चुका। तो 1897 में बेतिया का जो मुकराई है वो चला गया कोर्ट ऑफ वार्ड्स में। बेतिया के बाद रामनगर चला गया कोर्ट ऑफ वार्ड्स में, और उसके बाद आपका मधुबन भी चला गया कोर्ट ऑफ वार्ड्स में। और 19वीं शताब्दी के अंत तक ये देखा गया कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट का करीब 46% ऐसा क्षेत्र था जो कि यूरोपियन बगान मालिक के अधीन आ चुका। मीन्स बाय द एंड ऑफ द 19th century, the report says that nearly 46% of the area, 46% of the area of Champaran district went into the hands of the European planters. अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हो गया
कि ये यूरोपियन बगान मालिक, ये यूरोपियन ठेकेदार अब हो गए अर्ध सामंत। वहाँ के उस क्षेत्र के ये यूरोपियन प्लांटर्स हो गए अर्ध सामंत, सेमी फ्यूडल। These European people became the semi-feudal lords. अब देखिए, दो सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ ये यूरोपियन लोग हैं और दूसरे तरफ वहाँ के स्थानीय वासी, किसान, रैयत, किराएदार, ये लोग हैं। एक तरफ ये जो अर्ध सामंत, इनके पास कई तरह की शक्तियां हैं। ये अर्ध सामंत जो यूरोपियन लोग उभरे हैं नए नए, इनके पास कई तरह की शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां हैं? तो बेहतर कौशल, सुपीरियर स्किल्स, उनका जमीन पे कब्जा है। दे हैव पोजीशन ऑफ लैंड्स, दे हैव लायजन विथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, उनकी ताल्लुकात है, उनके अच्छे रिश्ते हैं। किसके साथ? जिला के अधिकारियों के साथ, जिला के अधिकारियों के साथ संपर्क। तो एक तरफ ऐसे शक्तिशाली यूरोपियन का उदय होता है और दूसरी तरफ आपके पास अनजान और अनपढ़ वर्ग है। ऑन द सेकेंड हैंड यू हैव ignorant and illiterate people। और एक राजा की तरह ये अर्ध सामंत, ये यूरोपियन बगान मालिक, ये यूरोपियन ठेकेदार अपना नागरिक और आपराधिक दोनों अपने क्षेत्र अधिकार समझने लगे। मतलब नागरिक नियम भी लगाने लगे अपना, और अपना आपराधिक नियम भी लगाने लगे। मीन्स दीज यूरोपियन प्लांटर्स, दे हैड सिविल एज वेल एज क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर दी टेनेंट्स। जो लाचार, जो असहाय जोतदार थे, जो लाचार, असहाय, अनजान, अनपढ़ किसानों के ऊपर ये नए नए राजा नागरिक नियम भी लगाते थे अपना, और उनको अपने आपराधिक क्षेत्र अधिकार के तहत भी लेके आते थे। और इसी से चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक नए तरीके का शोषण चालू हो जाता है। हम लोग चंपारण में देखेंगे कि यहाँ पे 6 तरीके का शोषण हम लोग देखते हैं। 6 विभिन्न तरीके का शोषण, 6 विभिन्न प्रकार का शोषण देखते हैं। We see 6 different types of exploitation in चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में चलते हैं। पहला शोषण जो हम लोग देखते हैं वो है उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, चंपारण का उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में। इस उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? यहां पे एक सिस्टम था जिसको हम लोग कहते थे अबवाब। अबवाब जो है उसको कहिए एडिशनल रेंट या सरप्लस रेंट। जो आप किराया देते थे, जो आप राजस्व देते थे, उसके अतिरिक्त कर जो था उसको अबवाब बोला जाता था। 1793 में 1793 में डेसेनियल सेटलमेंट रेगुलेशन बना। डेसेनियल सेटलमेंट रेगुलेशन, जिसके कारण आपका परमानेंट सेटलमेंट और स्थायी बंदोबस्त आया। उसमें अबवाब को गैर कानूनी घोषित किया गया। फिर से बंगाल
टेनेंसी एक्ट 1885 आया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 आया, इसमें भी अबवाब के लिए मना किया गया। लेकिन ये जो नए नए ठेकेदार थे, रेंट के अलावा अबवाब भी लेना चालू कर दिए। और ये अबवाब कितना था? जो आपका रेंट होता था उसका करीब 75% से लेके 120% तक ये अबवाब लेना चालू कर दिया गया। यदि आप राजस्व देते थे तो पहले वो अबवाब कटता था, फिर बाद में आपका रेंट कटने लगा। तो पहला जो शोषण हम लोग देखते हैं वो अतिरिक्त कर के रूप में, अतिरिक्त रेंट के रूप में, रेंट के अलावा अबवाब के रूप में हम लोग देखते हैं। दूसरा शोषण क्या था? दूसरा शोषण था कि जैसे मवेशी गांव में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वैसे मवेशी का चमड़ा गांव वाले या तो अपने इस्तेमाल के लिए या व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे। मीन्स द विलेजर्स यूज्ड टू यूटिलाइज द हाइड्स ऑफ डेड कैटल्स। लेकिन अब जो है इन ठेकेदारों के, इन यूरोपियन के, इन बगान मालिकों के अधीन आ गया और उस पे भी वो लोग रेंट लगाने लगे, फीस लेने लगे। ये मुकरारीदार जो हम लोग कहते हैं, ये नए यूरोपियन प्लांटर जिनको स्थायी बंदोबस्त मिल गया, तीसरे प्रकार का शोषण में ये लोग जो भी उस जिले का व्यापार होता था उसके ऊपर ये नियंत्रण करना चालू कर दिए, व्यापार पे कर लगाना चालू कर दिए। जितने भी शॉपकीपर्स थे, जितने भी दुकानदार थे, उनसे टैक्स लेना चालू कर दिए। और आप किरासन तेल नहीं बेच सकते। यू कैन नॉट सेल केरोसिन ऑयल। In order to sell a kerosene oil, you have to take the permission. आपको एक परमिशन लेना पड़ता है, आपको एक जो है केरोसिन के लिए बेचने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको फीस देना पड़ता है। सेल्स टैक्स नया कर आ गया। और इस समय देखते हैं कि चंपारण में जो वस्तु थी, इस्तेमाल करने की जो वस्तु होती थी, उसमें कमी आने लगी, काला बाजारी होने लगा और बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत लगने लगी। स्कार्सिटी, ब्लैक मार्केटिंग एंड हाई प्राइसेस। तो तीसरा जो शोषण था वो आपका जो है व्यापार पे सेल्स टैक्स के द्वारा जो है आप जो है ये लगाने लगे। तीसरा, डोंट वरी अबाउट अदर स्टूडेंट्स, है ना। सी आई कैन नॉट discuss on this point right now. Let's complete the topic and we'll discuss this issue later. तीसरा जो शोषण हम लोग देखते हैं वो शोषण था बंजर भूमि, वेस्ट लैंड। अभी तक बंजर भूमि क्या है? जहां पे आप कृषि कार्य नहीं कर सकते, तो उसी बंजर भूमि में आपका सड़क बनता था, उसी बंजर भूमि पे आपका कब्रिस्तान बनता था, खलियान बनता था, पशुओं की चराई का वो जगह हुआ करता था। तो पहले वेस्ट लैंड का, बंजर भूमि का सामूहिक रूप से इस्तेमाल होता था। लेकिन अब वेस्ट लैंड ये यूरोपियन प्लांटर क्या करने लगे, ये बगान मालिक क्या करने लगे कि जितना भी बंजर भूमि है उसको अपने अधीन कर लिए।
यानी कि उस पर न किसी तरह का कोई सड़क बन सकता था, न किसी तरह का कोई कब्रिस्तान का काम हो सकता था, न खलियान, न कोई भी मवेशी जानवर वहाँ चराई के लिए नहीं जा सकते थे। ये निजी संपत्ति यूरोपियन बगान मालिकों का हो गया। जो आपका पांचवा जो शोषण का प्रकार था वो था जिरात जमीन या जिरात फार्म्स और दस्तूरी। जिरात फार्म्स या दस्तूरी ये है क्या? जिरात फार्म जो है, कोई किसान जो राजस्व नहीं दे पाए, उनका ज़मीन जो है इन ठेकेदारों के अधीन चला गया। कुछ किसान डर से गांव छोड़ के भाग गए, या कुछ किसानों से ज़मीन छीना गया, तो इस सारे ये यूरोपियन बगान मालिक के अधीन चला जाता था और इसको बोला जाता था जिरात फार्म या जिरात ज़मीन। अब ये जिरात ज़मीन जो है, उस पे आपको लेबर चाहिए था, उस पे आपको मजदूर चाहिए था, उस पे आपको किसान चाहिए था ताकि नील की खेती हो सके। तो मजदूरों का यहाँ प्रश्न उठता था। मजदूरों को तय कीमत से पैसा मिलता था, लेकिन ये बगान मालिक तय कीमत से कम पैसा देते थे और इन मजदूरों को, इन किसानों को जब फसल रोपनी का समय होता था, फसल काटने का समय होता था, तो ऐसे किसानों को ये बगान मालिक ज़बरदस्ती हिंसा के आधार पे, या आप कहिए किडनैप करके, कन्फाइनमेंट करके ज़बरदस्ती खेती कराते थे। और जब पैसा देने की बात होती थी, तो इसमें से दस्तूरी काट लिया जाता था। इसमें से जो उनको तनख्वाह मिलता था मजदूरों को, किसानों को खेत में काम करने का, इसमें से दस्तूरी को काट लिया जाता था। ये दस्तूरी क्या था? ये बगान मालिक के कारखानों में कितने लोग काम करते थे, कर्मचारी काम करते थे। और एक ऐसा परंपरा है, अभी भी ये परंपरा है, कि दुकानदार खुश होके कुछ बख्शीश दे दिया करते थे अपने कर्मचारी को, उसको दस्तूरी कहा जाता है। तो जब ऐसे बगानों पे किसान काम करते थे और उनको जब तनख्वाह दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, तो दस्तूरी के नाम से उनको जो तय कीमत से जो पैसा मिलता था उससे भी कम मिलता था, और उसमें भी दस्तूरी के नाम से पैसा काट लिया जाता था। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से चंपारण के किसानों का शोषण होता था, वो था कि अब जो अंग्रेज हैं, जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं, जो यूरोपियन बगान मालिक हैं, जो नए नए जो भूमि स्वामी बने हैं, जो नए नए जो लैंडलॉर्ड बने हैं, ये पूरे ग्रामीण जीवन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। क्योंकि इसी में से कितने किसान हुआ करते थे जो कि अड़ियल किस्म के होते थे, वो यूरोपियों की बात नहीं मानते थे। तो ऐसे किसानों का क्या किया जाता था? तो ऐसे किसानों को मजबूर करने का बहुत तरीका ये यूरोपीय लोग निकालते थे। पहला तरीका था कि उनके घर के सामने किसी को रख दिया जाता था ताकि जानकारी मिले, और गांव के नाई को, बार्बर को,
गांव के धोबी को, वॉशरमैन को, गांव के बढ़ई को, कारपेंटर को, गांव के स्मिथ को, अन्य कारीगरों को मना कर दिया जाता था कि इस मजदूर के यहाँ, इस किसान के यहाँ, इस रैयत के पास आप जाके किसी तरह का सेवा आप नहीं करेंगे। ऐसे अड़ियल किसानों को जो यूरोपियन प्लांटर की बात नहीं मानते थे, उनको गांव की कुआं से पानी लेने के लिए मना किया जाता था। चारागाह से लोग चारा चराई नहीं कर सकते थे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन पे सिविल और क्रिमिनल सूट डाल दिया जाता था। इन पे नागरिक या कोई आपराधिक नियम के तहत इनको केस कर दिया जाता था इनके ऊपर। और कभी कभी हिंसा का इस्तेमाल किया जाता था। दे यूज्ड टू रिसोर्ट टू वायोलेंस। और कभी कभी गलत तरीके से कैद भी कर दिया जाता था। यहीं तक यूरोपियन प्लांटर्स नहीं रुके। यूरोपियन प्लांटर, यूरोपियन बगान मालिक चंपारण में अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड मजिस्ट्रेट भी बना दिए थे, स्वनियुक्त मजिस्ट्रेट। कोई दो रैयत के बीच में बात विवाद हुआ, यदि कुछ आपराधिक गतिविधि हुआ, तो ये अपने आप को मजिस्ट्रेट बन के अपने आप मजिस्ट्रेट बनते थे, सुनवाई करते थे और सुनवाई का फीस भी लेते थे। और सुनवाई का फीस था 25 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि शोषण के कितने अनगिनत प्रकार ये बगान मालिक चंपारण में आविष्कार कर चुके। और जमींदार के रूप में बगान मालिक जो थे, ग्रामीण जीवन पे अपना वर्चस्व को स्थापित कर दिए थे। यानी कि गांव के लोग यदि सांस भी लेते थे तो उसके लिए भी उनको बगान मालिकों से अनुमति लेना पड़ता था। मीन्स डोमिनेशन ऑफ रूरल सीन in every possible way by the planters. Why? Because they were now the landlords. तो इस तरह से चंपारण में हम लोग जो है शोषण को हम लोग देखते हैं। So let's end the session today with this. Tomorrow we'll see the second aspect. आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। ये बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग नए तरीके से हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। शायद आप लोग चंपारण सत्याग्रह में इन पहलुओं पे आप लोग जानकारी नहीं लिए होंगे, या ये हम लोग सरकारी दस्तावेज के आधार पर, सरकारी रिपोर्ट के आधार पर जो एक हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किए हैं और उसी हिस्ट्री को आपके सामने बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो वी विल हैव 2 more sessions on चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पे गंगा सिस्टम जो है, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको नोट्स मिलेगा, जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं उनको नोट्स नहीं मिलेगा। सिंपल है ना। तो आप लोग यू आर नाउ मैच्योर्ड, तो आपको यू विल गेट द नोट्स फ्रॉम माई साइड ओनली टू द स्टूडेंट्स हु आई कैन सी। द स्टूडेंट्स हु आई कैन नॉट सी, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द नोट्स। It's very simple. So let's see and obviously देखिए हम 64वां बीपीएससी मेंस का रिज़ल्ट निकला है ताज़ा, और इंटरव्यू के लिए भी हम टिप्स देंगे उन लोगों को, मोस्ट प्रोबेबली संडे को देंगे। लेकिन एक होता है क्लास में, हम लोग एक ही क्लास में बैठे हैं, और ख़ास करके आपका जो है, हम लोग इतिहासी सबसे सरल टॉपिक जो लोग समझते हैं, है नहीं इतिहास सबसे सरल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर मार्क्स इन हिस्ट्री, क्योंकि एग्जामिनर को हम लोग वो नहीं दे पाते हैं जो एग्जामिनर को चाहिए। बट सो कॉल्ड सिंपल टॉपिक, सो कॉल्ड सरल ये विषय जो आप जिसको कि आप इतिहास का नाम लेते हैं, वो जो है सही से हम लोग यदि पढ़े नहीं हैं, नहीं आंसर करते हैं, तो नंबर कम मिलता है।
तो एक ही क्लास में एक ही टीचर, एक ही एनवायरनमेंट, एक ही तरह का स्टूडेंट्स, कुछ लोग क्वालिफाई कर लेते हैं और कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जो लोग क्वालिफाई नहीं करते वो समीक्षा करते हैं, और आप देखिएगा कि जो पैटर्न है सक्सेस रेट का, नए चीज की खोज, नए चीज का रिसर्च, किसी विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डू द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। चंपारण सत्याग्रह आप लोग हर एक तरीके से पढ़े, लेकिन हम लोग एक दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, सेम टॉपिक बट इन अ डिफरेंट वे। सो अल्टीमेटली अब देखिए, एवरीवन कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन कैन नॉट बी एन IAS ऑफिसर। आपको ऑफिस में प्यून भी तो चाहिए। आई एम नॉट फॉर इट, बट आपको यदि ऐसा कहने पे विवश है, क्योंकि आपके पास अवसर है, आपके पास संसाधन है, आप कर सकते हैं, लेकिन एकदम मूड ही बना लिए कि नहीं कर सकते हैं, तो आई रियली कांट हेल्प इट। सो आई एम ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हुम आई कैन सी। और जो बच्चों को हम देख रहे हैं उनको नोट्स हम मेल कर देंगे, वेरी सिंपल, है ना। चलिए, लेट्स मीट टुमारो विद अ न्यू सेशन, विद अ continuation of this topic. We'll take another 2 more sessions to end this topic. Thank you.